जरा सोचिए एक ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में जो दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज के बीच व्यापार का पूरा तरीका ही बदल कर रख दे। खैर, अब ये कोई कल्पना नहीं है, ये हकीकत बन चुका है। भारत और यूरोपीय संघ ने सालों की लंबी बातचीत के बाद आखिरकार एक बहुत बड़े, एक ऐतिहासिक सौदे पर मुहर लगा ही दी है, और ये उनके आर्थिक रिश्तों को पूरी तरह से एक नया रूप देने वाला है। और मजे की बात यह है कि लीडर्स भी इसे लेकर कोई गोलमोल बात नहीं कर रहे हैं, वो इसे सीधा सीधा मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं। और सच कहूं तो ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। ये नाम ही अपने आप में इस समझौते के विशाल पैमाने और इसके ग्लोबल वजन को साफ साफ दिखाता है। तो चलिए इसके आकार का अंदाजा लगाते हैं। जरा सोचिए, ये जो नया इकोनॉमिक ब्लॉक बना है ना, ये दोनों मिलकर पूरी दुनिया की 1/4 इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्लोबल जीडीपी के पूरे 25% हिस्से की, जो अब इस एक डील से जुड़ गया है। और देखिए, ये पार्टनरशिप पहले से ही एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस है। आपको पता है, अकेले पिछले साल ही भारत और यूई के बीच $135 बिलियन से ज्यादा का व्यापार हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि ये एग्रीमेंट ये इसी आंकड़े को आसमान तक पहुंचाने के लिए ही तो बनाया गया है। और जब बात मार्केट की आती है तो वो तो बहुत ही बड़ा है। हम यहां कुल मिलाकर लगभग 2 अरब लोगों के एक विशाल कंज्यूमर बेस की बात कर रहे हैं। ये इसे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आकर्षक बाजारों में से एक बना देता है। तो ठीक है, ये आंकड़े तो वाकई में शानदार हैं, पर सवाल यह है कि असल में इस डील का मतलब क्या है। तो चलिए आज इसे पूरी तरह से समझते हैं। हम देखेंगे कि आखिर ये डील इतनी गेम चेंजिंग क्यों मानी जा रही है, दोनों तरफ से क्या लेन देन हुआ है, और सबसे जरूरी वो कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जो अब भी इसके रास्ते में खड़ी हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझनी होगी कि ये कोई आम ट्रेड डील बिल्कुल नहीं है। ये असल में दुनिया के 2 सबसे बड़े डेमोक्रेटिक ब्लॉक्स के बीच एक फंडामेंटल रीअलाइनमेंट है। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसके मायने सिर्फ इकोनॉमी से कहीं कहीं ज्यादा गहरे हैं। तो चलिए अब इस सौदे की गहराई में उतरते हैं। आखिर भारत और ईयू दोनों ने इस डील को सच करने के लिए टेबल पर क्या क्या रखा है। एक तरफ यूं भारत को अपने अब तक के सबसे बड़े मार्केट एक्सेस ऑफर्स में से एक दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत भी अपने बाजार खोल रहा है, लेकिन एक बहुत ही सोचे समझे तरीके से। यह कदम इसलिए जरूरी है ताकि देश के जो छोटे उद्योग हैं, जो किसान हैं, उन्हें अचानक से बढ़ने वाले कॉम्पिटिशन से बचाया जा सके। और ये भारत के लिए एक बहुत बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जरा इन सेक्टर्स पर एक नजर डालिए। टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, लेदर गुड्स, ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे देश में लाखों लोगों को रोजगार देती हैं। अब इस डील के बाद इन्हें इतने बड़े ईयू मार्केट में जीरो टैरिफ एक्सेस मिल जाएगा। सोचिए, ये रोजगार और ग्रोथ के लिए कितना जबरदस्त बूस्ट हो सकता है। लेकिन रुकिए, अगर ऐसा लग रहा है कि यह सब सिर्फ टैरिफ कम करने के बारे में है, तो एक बार फिर से सोचने की जरूरत है, क्योंकि पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक तस्वीर बन रही है। देखिए, जियोपॉलिटिक्स की इस बड़ी शतरंज की बिसात पर यह एग्रीमेंट एक बहुत बड़ा दाव है। इसका एक मकसद है ग्लोबल कंपनियों को चीन के अलावा मैन्युफैक्चरिंग का एक और मजबूत विकल्प देना। दूसरा मकसद है डेमोक्रेसीज के बीच भरोसेमंद सप्लाई चेन बनाना। और तीसरा, उन 2 ताकतों के बीच रिश्ते मजबूत करना जो एक जैसी वैल्यूज, एक जैसे आदर्शों को मानते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जहां एक तरफ टैरिफ की पुरानी दीवारें गिराई जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ नई और ज्यादा जटिल बाधाओं की एक दीवार खड़ी हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि जब टैरिफ हट गए तो फिर तो ये सबके लिए एक सीधी सीधी जीत होनी चाहिए, है ना? खैर, मामला इतना भी सीधा नहीं है। असली चुनौती जो है वो छिपी है नॉन टैरिफ बैरियर्स में। अब ये क्या है? इन्हें आप नियमों, स्टैंडर्ड्स और कागजी कार्रवाई का एक ऐसा मकड़जाल समझिए जिसे पार करना कभी कभी टैक्स चुकाने से भी ज्यादा मुश्किल और महंगा साबित हो सकता है। और इस चुनौती के सेंटर में है ईयू के 3 बड़े नियम। ये तीनों मिलकर एक नई तरह की हरी दीवार बना रहे हैं। पहला, कार्बन पर लगने वाला टैक्स। दूसरा, जंगलों की कटाई से जुड़े नियम। और तीसरा, सप्लाई चेन की जांच पड़ताल के कायदे। और यकीन मानिए, ये तीनों मिलकर एक्सपोर्टर्स के लिए पूरा खेल बदल सकते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, स्टील और एल्यूमिनियम जैसे जरूरी सेक्टर्स को टैरिफ हटने से जितना भी फायदा होता है, ये जो नया कार्बन टैक्स है ना, वो अकेले ही उस पूरे फायदे पर पानी फेर सकता है। मतलब जितना कमाया उतना या उससे ज्यादा गवा दिया। तो ये सब हमें उस सबसे बड़े सवाल कर ले आता है, इतनी बड़ी चुनौतियों के होते हुए क्या ये डील वाकई में सफल हो सकती है? और इससे भी बड़ा सवाल, ये कैसे पक्का किया जाए कि ये डील अपने इतने बड़े वादे पर खरी उतरे? देखिए, इस डील को कामयाब बनाने का रास्ता भी है। इसके लिए दोनों पक्षों को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। उन्हें लगातार बातचीत का रास्ता खुला रखना होगा। भारतीय इंडस्ट्री को नए नियमों के साथ एडजस्ट करने में मदद के लिए सही छूट देनी होगी, और सिर्फ व्यापार से आगे बढ़कर सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रणनीतिक मौकों को भी भुनाना होगा। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, क्या यह ऐतिहासिक समझौता विकास के लिए एक सच्चा इकोनॉमिक सुपर हाईवे बन पाएगा, या फिर यह हरी नौकरशाही यानी ग्रीन टेप के जाल में उलझ कर रह जाएगा? इसका जवाब ही इस डील का भविष्य तय करेगा।